बिहार में बजट सत्र चल रहा है। विधानसभा में विपक्ष के विधायकों की संख्या कम है, बावजूद विपक्ष सरकार से सवाल पूछ रही है। हमारे साथ आरजेडी के सीनियर लीडर आलोक मेहता, बिहार सरकार में पूर्व मंत्री भी रहे हैं। सर, बजट सत्र चल रहा है, आप लोग लगातार भूमिका निभा भी रहे हैं, विपक्ष की संख्या कम है, क्या असर पड़ रहा है बजट सत्र में? इसका बजट सत्र में ऐसा लग रहा है कि सरकार मनमाने ढंग से बजट का स्वरूप तैयार कर रही है और उसे पेश कर रही है। दूसरी बात है कि जो विपक्ष फीडबैक देना चाहता है, कमियों को बताना चाहता है, तो उनकी बातों को नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ रही है। और ऐसा लगता ही नहीं है कि यह प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र में विपक्ष की बराबर की भूमिका होनी चाहिए। और वो मैंने सदन में यह भी लिखा हुआ है सूक्तियों में कि विपक्ष सरकार का हिस्सा होता है। ना आप पॉलिसी बनाने में कहीं आप राय ले रहे हैं किसी विपक्ष से, ना हम फीडबैक दे रहे हैं तो उसको जनहित में कोई बात बता रहे हैं तो उसको आप नोट कर रहे हैं, और आप संख्या का हवाला देकर हो करके मतलब ऐसा सीन क्रिएट कर रहे हैं ताकि विपक्ष जो है उसकी आवाज़ दब जाए। लेकिन विपक्ष की आवाज़ दबने वाली नहीं है। ये इंडियन डेमोक्रेसी में यह खासियत है, हमारी जितनी भी संख्या हो, लेकिन जो सच्ची बात है, जो अच्छी बात है, उसको हम बताने से चूकते नहीं हैं। और विरोध का अलग अलग तरीका है। एक तरीका यह भी है जो अभी हम लोगों ने किया, विपक्ष का बहिर्गमन सदन के से। उसकी वजह जो लगातार बजट पेश किया जाता रहा और बजट में मनमाने ढंग से जो असाइनमेंट एलोकेशंस किए गए। पहले सरकार को यह बताना चाहिए था कि आज बिहार के जितने विश्वविद्यालय हैं, 2530 विश्वविद्यालय हैं, उसमें से मात्र 2 विश्वविद्यालय को नैक ने A+ मार्किंग किया है। जब इतनी गंभीरता आप में है विद्यालय, तो फिर इस तरह की स्थिति क्यों है उस शिक्षा की? उस शिक्षा की स्थिति बताने की ज़रूरत नहीं है कि 50% के लगभग शिक्षकों का अभाव है। प्रति छात्र प्रति प्रोफेसर कितने छात्र होने चाहिए, तो यहाँ पर बड़ी संख्या है, 78-77 है, जबकि नेशनल एवरेज 28-27 का है। उसी तरह से जो प्राथमिक विद्यालय है उसमें बड़ी संख्या में इस बार एडमिशन नहीं लेने दिया गया कई कारणों से। और ऐसा लग रहा है कि प्राइमरी एजुकेशन में ही खास तौर से गरीब लोगों की एंट्री कम हो गई है। प्राइवेट संस्थानों को बढ़ावा दिया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि भविष्य में ये लोग सरकारी विद्यालयों को भी किसी प्राइवेट हाथों में सौंपने की तैयारी कर रहे हैं। सारी चीज़ों का ऑफलोडिंग चल रहा है। सब में जो है वो कंपनीज़ को, प्राइवेट कंपनीज़ को इन्वॉल्व किया जा रहा है। पैसा सरकार का मॉनिटरिंग जो है वो ढंग से सरकार कर नहीं पा रही है, और प्राइवेट हाथों में सरकारी धन को देकर और व्यवस्था के नाम पर, बेहतर व्यवस्था के नाम पर चमक दमक जरूर दिखा दिया जाता है, लेकिन जहाँ लोग थोड़ा अबोध हैं, गरीब हैं, आवाज़ नहीं उठा सकते, वहाँ पर उनके साथ शोषण भी किया जाता है। ये तमाम खान पान से लेकर और जो व्यवस्था सरकार की तरफ से दावे किए जा रहे हैं, हर जगह ये अनार्की बरकरार है। और हमें सरकार ने बताया कि पोशाक और साइकिल देकर हमने शिक्षा को बढ़ावा दिया। पोशाक और साइकिल शिक्षा की न गुणवत्ता को ठीक कर सकता है, न पोशाक और साइकिल किसी विद्यालय में शिक्षकों की संख्या बढ़ा सकता है। यह आप माहौल जरूर बना सकता है आपके वोट का, जो आपने उसको करके वोट लेने का काम किया। लेकिन सच बात यही है कि यदि गार्जियन को कहा जाए कि आपकी बेटी पढ़े या न पढ़े, साइकिल दिया जा रहा है और पोशाक दिया जा रहा है, तो मैं नहीं समझता कि कोई भी अभिभावक खुश होगा। साइकिल पोशाक दीजिए, अच्छी बात है, लेकिन पढ़ाई की गुणवत्ता, पढ़ाई सही समय पर और सही ढंग से हो, ये बेहतर, ये ज़्यादा ये प्राथमिकता है किसी भी अभिभावक की, किसी भी छात्र की, छात्राओं की। तो मैं समझता हूँ कि सरकार सिर्फ थोथी दलील देकर, एस्थेटिक वैल्यू बढ़ाकर और वोट लेने के लिए उस तरह का माहौल बनाना चाहती है, न कि शिक्षा की गुणवत्ता और उसके वॉल्यूम को बढ़ाना चाहती है। इंक्लूसिवनेस बढ़ाने की बात नहीं करना चाहती है। और हर जगह यह उसी दृष्टि से, उसी चश्मे से
विकास के कार्य को देखती है। आप भी शिक्षा मंत्री रहे हैं कुछ दिनों के लिए, तो आपको क्या लगता है कि जो शिक्षा मंत्री हैं वर्तमान में, उनको बिहार की शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने के लिए कौन कौन सी कमियां हैं जिसको दूर करने की जरूरत है? देखिए, शिक्षा व्यवस्था ठीक करने के लिए सबसे पहले की मजबूत मॉनिटरिंग की आवश्यकता है। अब सरकार की नीतियां बनती हैं, लेकिन उसका पालन हुआ कि नहीं, अनुपालन हुआ कि नहीं, उस स्तर पर बहुत कमी है। उस चीज़ को देखने की ज़रूरत है। आप कमेटी बनाइए, जांच कराइए, जांच की रिपोर्ट लीजिए, जांच के रिपोर्ट पर कार्रवाई कीजिए। आप एक जगह कार्रवाई कीजिए तो बाकी जगह बहुत सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। दूसरी बात है कि गुणवत्ता इंस्टीट्यूशन है, सिमुतल्ला स्कूल है, अब उसको नेत्रहाट के बराबर के स्कूल का दर्जा सिर्फ दे देने से तो नहीं होता है। आपको उस बराबर की गुणवत्ता उसमें देनी होगी, तो आपको केयर करना होगा, स्पेशल केयर करना होगा कि वहाँ शिक्षकों की संख्या क्या है, शिक्षकों के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और उसके पढ़ाने की का स्किल कितना है, उसका आउटपुट कैसा है, इन सारी चीज़ों की मॉनिटरिंग होनी चाहिए। खान पान की व्यवस्था, ये इन चीज़ों पर सरकार का बिल्कुल ध्यान नहीं है। तो सरकार के पदाधिकारी कोई एक व्यक्ति के सीरियस होने से नहीं होगा, इसमें पूरे सिस्टम को सीरियस बनाना होगा। शिक्षा मूलभूत आवश्यकताओं में के बराबर की चीज़ है। यदि शिक्षा है तो समाज के विकास में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो इसलिए शिक्षा की गुणवत्ता, शिक्षा का इंक्लूसिवनेस, यही राज्य को भविष्य में आगे बढ़ाने का साधन है। बड़ी बात यह है कि जब भी शिक्षा की बात होती है, रोजगार की बात होती है, तो सरकार के जो मंत्री हैं, विधायक हैं, वो सारा इल्जाम जो है वो महागठबंधन पर मढ़ देते हैं। वो कहते हैं कि जब हमारी सरकार को जब बिहार हाथ में मिला तो बिहार इतने गड्ढे में जा चुका था, लालू प्रसाद यादव ने इतने गड्ढे में बिहार को डाल दिया कि आज तक हम उसको निकालने की ही कोशिश कर रहे हैं, अब उसको आगे बढ़ाया जाएगा। तो इसको कैसे देखते हैं आपकी बार बार आपकी पार्टी पर ही, आपके नेता पर ही इस बात का इल्जाम लगाया जाता है कि उन्हीं की वजह से बिहार का बेड़ा गर्क हुआ है? नहीं, एक झूठ को 100 बार बोलकर और एक नेगेटिव नैरेटिव तैयार किया जाता है कि लोग जो है मैंने वो बहुत अच्छी तरह साइकोलॉजी को समझते हैं और उसी हिसाब से काम करते हैं। और यह बिल्कुल साजिश के तहत किया जा रहा है कि सब लोग इस बात को 2005 से पहले की बात करते हैं। आप 90 के पहले की बात क्यों नहीं करते हैं? बहुत बड़ी संख्या वैसे लोगों की है जो 90 से पहले कांग्रेसी थे, अब बाद में भारतीय जनता पार्टी में चले गए या एनडीए में चले गए। बहुत सारे लोग हैं। ये सारे लोग वही लोग हैं जिन लोगों ने 90 से पहले बिहार की स्थिति को बद से बदतर बनाया था। उसमें उनकी बड़ी भूमिका थी, जो आज भाजपा में है, भाजपा में जाकर उसी स्टेज में लाने की कोशिश कर रहे हैं। और आरोप क्या लगाते हैं? 90 से पहले, मैंने 2005 से पहले 90 से 2005 यह बिहार में एक ट्रांजिशन का फेज था, जिसमें समाज के अंतिम पंक्ति का आदमी जो हाशिए पर हुआ करता था, उसको लालू प्रसाद जी ने अपने सामाजिक न्याय अभियान के तहत मुख्य धारा में शामिल करने का काम किया। और तब अपने हक और हुकूक के लिए लोग तैयार हुए, अंदर से उनका मनोबल बढ़ा, नहीं तो उनका मनोबल तोड़ के रखा जाता था। ऐसी स्थिति में आदमी क्या पढ़ेगा, क्या खाएगा, कहाँ जाएगा, क्या कमाएगा? उस स्थिति से लालू प्रसाद जी ने लोगों को ऊपर किया। और उसके बाद वो समय था जब बिहार के साथ लगातार जातियां होती थी, केंद्र से की उपेक्षा का शिकार बिहार था। और बिहार का जो बजट था, 2-3 कारणों से जो कोई तुलना करता है तो आप हमको 2006-07 के बजट से अभी के बजट की तुलना करके बताइए कि उस समय क्यों था। यदि लालू प्रसाद ही कारण थे तो 2005 के बाद तो नीतीश कुमार थे, तो सिर्फ 29,000 करोड़ का बजट क्यों था बिहार का? 6-7 में 29,000 करोड़ का बजट था। मैं आपको बता रहा हूँ, याद करा रहा हूँ क्यों था। यदि नीतीश जी के आने से ही जादुई छड़ी चल गई तो फिर उस समय ही 100 करोड़ 150 करोड़ हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं था। ऐसा नहीं इसलिए था कि एक तो उस समय सोने का भाव कितना था, 4 से 7 हज़ार रुपये प्रति 10 ग्राम, ये वो समय था। और मतलब अभी की अपेक्षा इन्फ्लेशन रेट बहुत कम था। इन सारी चीज़ों का असर बजट के साइज पर पड़ता है। तीसरी बात कि विश्व बैंक का जो रवैया था वो 2000 ईस्वी के बाद थोड़ा सा लिबरल हुआ, नहीं तो उसके पहले जो रवैया था वो बिल्कुल नकारात्मक था। उसकी वजह से बजट का साइज पूरे देश में कम था, ऐसा नहीं कि बिहार में। और आज भी यदि बजट बिहार का इतना है तो पूरे देश का बजट उसके अनुपात में बेहतर हुआ है। तो ये बात लोगों को समझने देने के बजाय उससे पहले ही हल्ला करना शुरू करता है लोग
कि 2005 से पहले 2005 से पहले, लेकिन 2005 से पहले और 2005 के बाद की जो ट्रांजिशन फेज था उसमें ये परिवर्तन हुआ कि एक समाज के अंतिम पंक्ति का व्यक्ति भी आके विधानसभा में बोल सकता है। बिहार के 50% से अधिक सीट पर जहाँ पर एक खास वर्ग के लोग चुनाव जीत कर आते थे, वहाँ से दलित का, पिछड़ा का, अति पिछड़ा का, पिछड़ा का बच्चा अब जीत कर विधानसभा में आ रहा है। ये परिवर्तन लालू प्रसाद जी का किया हुआ है, ये किसी और का नहीं किया हुआ है। यह हो सकता है कि फिर समय का एक लंबा पीरियड है, 20 साल। नीतीश कुमार जी अपने शुरुआती दौर और अभी के दौर में तुलना यदि करेंगे तो उनको खुद जवाब मिल जाएगा कि उस समय का बजट क्यों कम था, अभी का बजट क्यों ज़्यादा है। इसलिए ज़्यादा इधर उधर खोजने की ज़रूरत नहीं है और दूसरे को बदनाम करके अपनी नेकनामी हो जाए, मैं नहीं समझता कि यह एक अच्छा अप्रोच है राजनीति में। यह एक नकारात्मक अप्रोच है और सत्ता पक्ष के लोगों को सत्ता का दम्भ भी नहीं होना चाहिए। ये जनता है और भी बिहार की जनता, जहाँ डेमोक्रेसी की पैदाइश हुई थी, यहाँ की जनता में डेमोक्रेसी के सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं। जिस दिन ये महसूस हुआ कि आप सत्ता का दम आपको हो गया, उस दिन जनता किसी समय सत्ता से उतार सकती। 2 महत्वपूर्ण मुद्दों पर सर आपसे और बातचीत करना चाहूँगा। आप इतने सीनियर लीडर हैं अपनी पार्टी के, आपकी पार्टी के पास सबसे ज़्यादा वोट बैंक आज भी है। क्या वजह रही आपने लोगों ने जब इसका एनालिसिस किया कि चुनाव में सबसे कम सीट, ये कह सकते हैं कि तीसरे चौथे नंबर पर आप लोग चले गए, क्या वजह लगता है आपको? नहीं, वजह सिर्फ इतनी है कि सरकारी संसाधनों का जो दुरुपयोग न हुआ होता, सरकारी योजनाओं का यदि दुरुपयोग न हुआ होता तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। कितने विधायक फिर हमारे होते 150 से ऊपर होते, 150 से ऊपर होते हमारे विधायक। महागठबंधन के इस पार्टी, महागठबंधन के 150 से ऊपर, 150 पौने 200 के लगभग हमारे विधायक होते, उससे भी ज़्यादा हो सकते थे। आपको भी मालूम है कि माहौल क्या था। और सरकारी धन का, टैक्स पेयर्स मनी को आप इलेक्शन कमीशन पर, अब मैं बहुत ज़्यादा आरोप नहीं लगाना चाहता हूँ, पूरे देश के लोग देख रहे थे कि सब कुछ नॉलेज में रहने के बावजूद यह अलाउ किया गया कि सरकारी पैसों को चुनाव के 2 दिन पहले उनके खातों में पहुँचाओ और उनसे वोट लेने की अपील करो। यह किसी भी एंगल से चुनाव आदर्श आचार संहिता का पालन नहीं हो सकता है किसी भी कोर्ट में। अब सवाल उठता है कि अब जब पूरा सिस्टम को आप प्रभावित कर, मैं यही ना समझूंगा, यदि ऐसी चीज़ों को संज्ञान में नहीं लिया गया और इस पर कार्रवाई नहीं की गई, इसका मतलब है कि सिस्टम प्रभावित था। और जब सिस्टम प्रभावित होता है तो इस तरह की दुर्घटनाएं होती हैं और इसे मैं दुर्घटना ही मानता हूं। लेकिन इसका भी जवाब जनता के ही पास है। हम पूरी तरह आशान्वित हैं कि भविष्य मतलब बिहार का जो है वो सीएम बनेंगे भविष्य राष्ट्रीय जनता दल और इंडिया गठबंधन के लिए है, उसका ब्राइट है। और मैं अपेक्षा करता हूँ कि बिहार की जनता इन चीज़ों को बारी बार, जैसे जैसे समय बीत रहा है, उन चीज़ों को धीरे धीरे समझ रही है। अंत में एक और चीज़ समझना चाहूँगा आपसे, बिहार में कि 5 राज्यसभा सीटों पर चुनाव है, तो इसको लेकर के राष्ट्रीय जनता दल की क्या तैयारी है? क्या राष्ट्रीय जनता दल अपने उम्मीदवार का नाम सामने देगी, या संख्या बल क्या उस पक्ष में है, आप लोगों के पक्ष में है, या आप लोग इससे बायकॉट कर लेंगे, या फिर यूँ कहें कि इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग माथापच्ची नहीं लगाएंगे? इस संदर्भ में हमारी बात अभी नहीं हुई है, लेकिन अब आगे 2 दिन में सब बातें हो जाएंगी तो फिर मैं बताऊँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ पार्टी के, आरजेडी पार्टी के सीनियर लीडर आलोक मेहता जी थे और इन्होंने विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की है। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।